हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों कंपनी का हम रिव्यू करेंगे, किस तरह की कंपनी है, किस तरीके का कंपनी का बिजनेस है, किस तरीके की कंपनी के फाइनेंशियल्स है, वैल्यूएशन है, सब कुछ हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। दोस्तों अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का आईपीओ 22 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में ओपन होने वाला है। ₹2 की कंपनी ने फेस वैल्यू रखी है। इशू का प्राइस बन रखा है 754 पर शेयर का। 19 शेयर्स का लॉट साइज है। ये आईपीओ दोस्तों फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल 687 करोड़ का। तो दोस्तों टोटल ये आईपीओ है, जिसमें से 400 करोड़ का रखा गया है फ्रेश इशू, तो बाकी का 287 करोड़ का रखा गया है ओएफएस। इसमें कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ₹70 का डिस्काउंट भी रखा है। सो फ्रेंड्स, अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स 1988 में कंपनी का कारोबार शुरू हुआ था। और अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स दोस्तों मैन्युफैक्चर करती है पावर, ऑटो एंड इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स इन इंडिया। जी हाँ, कंपनी जो है वो पावर, ऑटो और इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स जो है वो बेसिकली दोस्तों बनाती है। कंपनी का मेजर जो पोर्टफोलियो है उसमें आपको ट्रांसफार्मर देखने को मिलेंगे अलग अलग टाइप के, जिसमें पावर ट्रांसफार्मर आ गए, इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर आ गए, फर्नेस ट्रांसफार्मर्स, जनरेटर ट्रांसफार्मर्स और स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो 6 इनके प्रोडक्ट्स आपको देखने को टोटल मिलाकर मिल जाते हैं। कंपनी ने बताया कि कंपनी 31 मार्च 2025 के हिसाब से कंपनी ने अभी तक 19 स्टेट्स के अंदर ओवरऑल इनके कस्टमर्स आपको देखने को मिल जाते हैं और 3 यूनियन टेरिटरीज में भी इनके कस्टमर्स हैं। कंपनी अभी तक 4400 ट्रांसफार्मर्स ओवरऑल सप्लाई कर चुकी है, जो टोटल मिलाकर 94,000 एमवीए होता है टू स्टेट एंड नेशनल ग्रिड्स, प्राइवेट प्लेयर्स और मेजर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में। कंपनी के पास दोस्तों 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी है, जिसमें से 4 अगर देखा जाए तो फंक्शनल है। 2 लोकेटेड है दोस्तों आनंद गुजरात के अंदर, एक है बेंगलोर कर्नाटका में और एक है वाड़ाउद यूनिट जो कमेंस हुई थी कमर्शियल प्रोडक्शन का जुलाई 2025 में। ठीक है, 31 मार्च 2025 का हिसाब से कंपनी ने ये भी बताया कि कंपनी के पास 208 डाइवर्स कस्टमर्स है। लेकिन इसके अंदर जो मेजर नेम आपको देखने को मिलते हैं तो गेटको, अडानी ग्रीन, टाटा पावर और एसएमएस इंडिया आ जाते हैं। तो ये अपने आप में कुछ बड़े नाम हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। कंपनी दोस्तों सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में नहीं लेकिन एक्सपोर्ट्स भी करती है। तो कंपनी एक्सपोर्ट करती है टू कंट्रीज लाइक यूएस, कुवैत और ओमान। तो ये दोस्तों चीज़ें जो है वो कंपनी के साथ आपको देखने को मिल जाती है। अब थोड़ा सा दोस्तों इस इंडस्ट्री के बारे में समझते हैं, मतलब किस तरीके की ये इंडस्ट्री है पूरे ट्रांसफार्मर्स की, राइट। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री है भारत के अंदर काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगातार देखने को मिल रहा है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए याद रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और जिस तरीके से लगातार रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एक्सपांड होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो इससे और नया कह सकते हैं एक पॉजिटिव ऐड होता हुआ देखने को मिला ट्रांसफार्मर्स के लिए। अब जब दोस्तों कोई भी देश लार्ज स्केल मॉडर्नाइजेशन करता है, एक्सपांशन करता है पावर ग्रिड के अंदर, तो वो जब पूरे अक्रॉस द कंट्री होता है तो नो डाउट डिमांड जो बढ़ती है ट्रांसफार्मर्स के लिए वो साफ साफ है। इसीलिए दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट का भी फोकस देखेंगे तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ाने में लगातार सरकार का फोकस है। इसीलिए अगर आप बात करते हैं कि मार्केट साइज और ग्रोथ की, तो दोस्तों जो भारत का ट्रांसफार्मर मार्केट है वो वैल्यू है एट $2.44 बिलियन इन 2024, और एक्सपेक्टेशन है कि ये $5.18 बिलियन हो जाएगा बाय 2033, यानी 8% की CAGR से याद रखिएगा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कुछ और सोर्सेज के बारे में देखें तो देखिए बताया जाता है कि जो पावर ट्रांसफार्मर मार्केट है जिसमें कंपनी का मेजर पुट है वो भी $2,143.9 मिलियन के आसपास है, और ये एक्सपेक्टेड है कि ये भी ग्रो करेगा टू $4,443.9 मिलियन 2025 से 33 के बीच में, यानी 8.5% के आसपास का CAGR यहाँ पर रह सकता है। और ओवरऑल सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो वो करीबन 4.92% के कैगर से बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो ग्रोथ किस तरीके की देखने को मिलेगी इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर, ये हमने समझा। अब एक बार हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालते हैं, देन दोस्तों हम यहाँ पे बाद में और आगे समझेंगे कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव ये सब। ठीक है, तो कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट बात रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है। FY23 में कंपनी का रेवेन्यू था दोस्तों 876 करोड़। FY24 में वो रेवेन्यू बढ़कर हुआ घटकर 872 करोड़ हुआ, यानी एक कमी देखने को मिली। बट जैसे दोस्तों कंपनी FY25 में आती है तो वो जो रेवेन्यू है वो सीधा 872 से 1250 करोड़ पर आ जाता है, विच इज़ अ जंप ऑफ ऑलमोस्ट 43%। तो कंपनी ने FY24 से 25 के बीच में मोर देन 40% की ग्रोथ दिखाई है ओनली इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। अब आते हैं मुनाफे पे, तो 87 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का इन FY23, फिर उसके बाद 63 करोड़ का प्रॉफिट रह गया, यानी कमी देखने को मिली, अगेन रेवेन्यू में भी कमी देखने को मिली। बट जैसे FY25 आता है तो कंपनी का रेवेन्यू 118 करोड़ के पास पहुंच जाता है, यानी यहाँ पर लगभग 87% का राइज हमको देखने को मिला कंपनी के मुनाफे में। कंपनी के ऊपर अगर आप बोरिंग देखेंगे तो 141 करोड़ की कंपनी के ऊपर बोरिंग दिखती है, इसीलिए जो कंपनी के रिटर्न रेशियोज है वो आपको दिखेंगे शानदार।
34% का ऑलमोस्ट ROE है, 39% से ऊपर का ROC है, डेट टू इक्विटी 0.40 का है, बहुत सही। तो पैट मार्जिन कंपनी का 9.5% का है, विच इज़ ऑल्सो ग्रेट। इसी दोस्तों आप समझते हैं आईपीओ के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। तो स्ट्रेंथ क्या है, सबसे बड़ी बात तो स्ट्रेंथ इनकी यही है कि इनके पास ब्रॉड और वेरीड प्रोडक्ट लाइन है। मतलब कंपनी का एम्फेसिस याद रखिएगा प्रोडक्ट क्रिएशन पे है, और इसीलिए अगर आप देखेंगे जो क्लाइंट की नीड होती है उससे कंपनी बहुत जल्द अडाप्ट कर पाती है। दूसरा, एक वेल डाइवर्सिफाइड क्लाइंट लिस्ट आपको बताया मैंने कंपनी के कितने क्लाइंट्स हैं, इसमें अडानी, ग्रीन, टाटा पावर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ऑर्डर बुक भी कंपनी की बहुत शानदार नजर आती है। तीसरा, एक स्किल मैनेजमेंट है। मतलब कंपनी का जो ओवरऑल मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी स्किल है, इनकी एम्प्लॉयज़ भी काफ़ी स्किल है, तो जो इंडस्ट्री का नॉलेज चाहिए राइट, वो काफ़ी शानदार है इनके पास। चौथा, हिस्टोरिकली प्रॉफिटेबिलिटी रही है और स्टडी फाइनेंशियल रिजल्ट्स रहे। तो ऐसा नहीं कि कंपनी के आपको फाइनेंशियल्स में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, कंपनी ने अच्छे अपने फाइनेंशियल्स को रखा है। अब कोई भी कंपनी है तो वीकनेस भी होगी। पहली वीकनेस क्या है कि हाई एक्विजिशन फाइनेंसिंग डेट है। मतलब कंपनी को दोस्तों जब भी कोई एक्विजिशन करना पड़ता है तो उसका जो फाइनेंसिंग होती है उसमें डेट थोड़ी सी ज़्यादा लगती है और वो हाई रहती है। दूसरा, बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे इनटैंजिबल और गुडविल ये जो है ये थोड़े से आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो वाडोड प्लांट का लैंड लिटिगेशन चल रहा है ये भी अपने आप में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और चौथा, स्ट्रेस है वर्किंग कैपिटल की सब्सिडरी पे। अब दोस्तों एक बार हम बात करते हैं इस वडोद प्लांट के बारे में। इसको लेकर अपने आप में बहुत चर्चा इस आईपीओ को लेकर आपने सुनी है। हुआ क्या दोस्तों कि एक सिविल लॉ सूट जो है वो बेसिकली फाइल हुआ है कंपनी के खिलाफ। इसमें बताया कि कंपनी ने इम्प्रॉपरली जो है वो लैंड को परचेस किया है फॉर इट्स वडोड यूनिट। तो ये जो याद रखिएगा इनके द्वारा खरीदा गया, इसका अभी भी एक लिटिगेशन चल रहा है आनंद कोर्ट के अंदर। और प्लांटिफ ये चाहता है, जिसने कंपनी के ऊपर आरोप लगाया है, कि ये जो पूरा 55.62 मिलियन वर्थ ऑफ कंस्ट्रक्शन और पार्टीशन राइट है इसको रोका जाए। तो अब समझिए कि अगर कंपनी के खिलाफ इस पूरे वडोड यूनिट के ऊपर फैसला आ जाता है तो ये भी कंपनी के ऊपर एक इम्पैक्ट डालता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज कंपनी ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और अगर ये रोक दिया जाता है या फिर इसको हॉल्ट कर दिया जाता है या फिर इस पर और भी कोई नेगेटिव जजमेंट आ जाता है तो इससे कंपनी के लिए एक नेगेटिव माना जाएगा। चलिए अब आते हैं कंपनी के पीयर कंपैरिजन पे। मतलब कंपनी का किस तरीके का एनालिसिस कर सकते हैं हम दूसरी कंपनीज के मुताबिक। तो रेवेन्यू की बात करते हैं। रेवेन्यू में अगर आप देखेंगे अब कंपनी ने जो अपने ओवरऑल कॉम्पिटिटर्स बताए तो उसमें वोल्टैम्प ट्रांसफॉर्मर्स है, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स है और डानिश पावर है। कंपनी का रेवेन्यू 1244 करोड़, वोल्टैम्प का ऑलमोस्ट दोस्तों आप देखेंगे 1934 करोड़, इसका 2000 करोड़, तो डानिश पावर का 426 करोड़। इबिटा मार्जिन 16% का कंपनी का इबिटा मार्जिन है, तो इसमें वोल्टैम्प का 23% का है, ट्रांसफॉर्मर्स का 18 का है, डानिश का 20 का, नहीं सबसे लो मार्जिन इसके आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर इबिटा मार्जिन कम है तो पैट मार्जिन भी ऑब्वियसली बात है कम है। तो 9.5% है कंपनी का पैट मार्जिन, वोल्टैम्प का 16% के ऊपर है, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स का 10.72, तो डानिश पावर का 13.5। रिटर्न ऑन इक्विटी पे आते हैं। सबसे अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखेंगे तो अभी अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का है 33.91% और सेम गोज विद ROCE सबसे ज़्यादा इनका है। ऑर्डर बुक, कंपनी की करंट ऑर्डर बुक है 1642 करोड़ की, वोल्टैम्प की है 1129 करोड़, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स की है 5132 करोड़, तो 450 करोड़ की है दानिश पावर की। लेकिन इनकी एंकर बुक आपको सेकंड देखने को मिलेगी इस पूरे, अगर आप कंपनीज को कंपेयर करें। तो ओवरऑल कंपनी को अगर आप इस तरीके से कंपेयर करते हैं तो हाँ, ROE ROC कंपनी के बढ़िया है। तो सुपीरियर रिटर्न मैट्रिक्स आपको देखने को मिलते हैं, एफिशिएंट कैपिटल डिप्लॉयमेंट हो रहा है, इसलिए कंपनी यहाँ पर बेहतर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात है वैल्यूएशंस। तो देखिए अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का जो आईपीओ हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है एट अ प्राइस टू ऑफ 48.86। वोल्टैम्प इसी में दोस्तों ट्रेड करता है 22 की पी पे, ट्रांसफॉर्मर 61, तो दानिश 30। अगर प्राइस टू बुक की बात करते हो तो 15.43 का प्राइस टू बुक वैल्यू है, यहाँ पर 4.71, 12.7 और 5.4। इसके अलावा डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 0.40, सबका डेट टू इक्विटी ओवरऑल मैनेजेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और करंट रेशियो जो है वो 1.57 का इनका है, 3.67 का इसका है, 1.45 का इसका है। तो अब वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि वैल्यूएशन थोड़ी सी आपको कंपनी की ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर सिर्फ ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया को हटा दे तो 61 की पी पे वो मिल रहा है, बाकी कंपनी आपको 29-30 के पी पे मिल रही है, कोई 23 के पी पे मिल रहा है। तो वैल्यूएशन आप कह सकते हैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन आप कंपनी के बाकी के अगर मैट्रिक्स देखेंगे तो आपको थोड़े से मजबूत ज़्यादा देखने को मिलते हैं बाकी कंपनी से। प्लस कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी है। कंपनी ने कुछ रीसेंट एक्विजिशन किए हैं, वो भी अपना आप में एक पॉइंट है जो देखने वाली बात है। अब अगर बात करें जीएमपी के बारे में तो जीएमपी चल रही है करीबन 140 रुपये, विच इज़ 18.5%। और ग्रे मार्केट में अगर आप देखेंगे तो मेजरली हमको तेज़ी देखने को मिली है, 19% तक गई थी 144 तक, अभी 140 के आसपास चल रही है। तो अभी भी आप कह सकते हैं तेज़ी ही बरकरार है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो कंपनी है ये मुझे लगता है कि देखिए 10 से 20% के आसपास का लिस्टिंग गेन तो देकर जानी चाहिए। अगर और अच्छा रिस्पांस मिलता है तो और भी ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है।
आई थिंक कंपनी के अंदर जैसा आता है बहुत सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव देखने को मिल जाती है, जो डेफिनेटली इसके लिए इस कंपनी के लिए बढ़िया एक बात साबित हमको देखने को मिलती है। बट ओवरऑल ज़रूर जब इतने सारे आईपीओ आते हैं तो देखिए वो भी एक कारण होता है कि उतार चढ़ाव आपको काफ़ी देखने को मिल सकता है। बट आई थिंक अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो आई डोंट थिंक कि कंपनी खराब है। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।